10 साल में 16 अरब। आपने ठीक सुना। 10 साल में 16 अरब। हर साल का 1.6 अरब। ये वो पैसा है जो किसी टैक्स के बिना, किसी पेपर ट्रेल के बिना पाकिस्तान से इंग्लैंड जाता रहा। आप सोचेंगे किस बड़े कारोबारी ने ये चोरी की है। ईऑन के ऊपर हम एक्सपोज करते रहते हैं मुख्तलिफ कारोबार को, लेकिन आज जिस बिज़नेस को हम एक्सपोज करेंगे और आपको बताएंगे, ये वो बिज़नेस है जो 78 साल से पाकिस्तान की तारीख में होता रहा है कि यहाँ का पैसा लूट के बाहर ले जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो पैसा लूट के गए वो ब्रिटिश साम्राज्य नहीं थे, गोरी चमड़ी वाले नहीं थे, लेकिन ये पैसा गया ब्रिटिश के पास ही था। ये पैसा है शहबाज शरीफ साहब का, ये पैसा है शरीफ ख़ानदान का। ये वो स्टोरी है जिसके अंदर की विटनेसेस एफआईए के अफसरान फौत हो जाते हैं। 6 मेजर लोगों को हार्ट अटैक होता है, जिनमें से 5 अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ये वो स्टोरी है, ये वो केस है जिसके पीछे परमानेंट नाअहली नज़र आ रही थी, क्रिमिनल इंडाइटमेंट नज़र आ रही थी, लेकिन तख्ता पलट दिया जाता है। हुकूमतें गिर जाती हैं, नए हुकूमतें बन जाती हैं। ये बात है मनी लॉन्ड्रिंग के केस की, जो शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ था। सन 2008 से लेकर सन 2018 तक बेनामी अकाउंटों के अंदर, जिनकी टोटल वैल्यू थी 28, यानी 28 बेनामी अकाउंट थे, उसके अंदर 16.3 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस होती हैं। हम आपको बताते हैं ये बेनामी अकाउंट किन लोगों के थे। मलिक मकसूद, एक आम से टी बॉय पीएन, जिसकी तनख्वाह आज के ज़माने में 25-30 हज़ार होगी, लेकिन 2016 से 17 में उनके अकाउंट के अंदर 77 करोड़ रुपया, एक साल के अकाउंट के अंदर 77 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन होती है। ये शरीफ ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर शहबाज शरीफ के टी बॉय पीएन थे, जिस तरह हमारे आतिफ भाई हैं। अब आतिफ भाई की तनख्वाह जो है वो गालबन 35,000 रुपये है। अगर आतिफ भाई की तनख्वाह या वाले अकाउंट के अंदर से 77 करोड़ रुपया निकले, तो ये सोचना तो पड़ेगा ये पैसा कहाँ से आया। दूसरा किरदार मोहम्मद असलम, ये रमज़ान शुगर मिल में कैशियर थे, यानी कि डेली का हिसाब किताब, एंट्री एग्जिट, जो पेटी कैश है उसको संभालते थे। 2014 से 17 में इनके अकाउंट में निकला 1.7 अरब। 1.7 अरब बड़ी तगड़ी नौकरी होगी, वल्लाह आलम महीने की तनख्वाह कितनी बनती है, लेकिन इनकी तनख्वाह भी शायद 50, 60, 70 हज़ार ही होगी। तीसरे किरदार हैं गुलाम शबर साहब, ये स्टोर कीपर थे रमज़ान शुगर मिल में। इनके अकाउंट में 2012 से 14 तक निकला 43 करोड़। कमाल। फिर हैं खिज़र हयात नज़र साहब, ये क्लर्क थे रमज़ान शुगर मिल में, मामूली एरेंड बॉय, यानी कि यहाँ से कागज़ उठा के वहाँ रख दो, ये मेरा पैगाम है, फ़लाँ अफसर को पहुँचा दो, फ़लाँ बंदे को मेरे पास तलब कर लो। सन 2010 से सन 2014 तक इनके अकाउंट में से निकले 1 अरब 42 करोड़ रुपए। छठे किरदार हैं इकरार हुसैन साहब, ये भी क्लर्क थे रमज़ान शुगर मिल में। इनके 2012 से 15 के अकाउंट में निकले 1.18, यानी कि 1.18 अरब रुपीस। सातवें किरदार हैं मोहम्मद अनवर, 2011 से 15 में इनके अकाउंट में निकले 88 करोड़। ये असिस्टेंट अकाउंटेंट थे रमज़ान शुगर मिल में। आठवें नंबर पे हैं तकीरुद्दीन साहब, जिनके सन 2011 से लेकर 15 तक रमज़ान और अल अरेबिया शुगर मिल्स के मैनेजर सेल्स होने की हैसियत में इनके अकाउंट में से निकले 56 करोड़ रुपीस। नौवें हैं तनवीरुल हक, 12 से 13 में इनके अकाउंट में निकले 51 करोड़ रुपीस। ये शरीफ ग्रुप के डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, ਜਿਹੜੇ बंदे सिंपल एंट्री एग्जिट नहीं करते कंप्यूटर पे बैठ के, वो थे। 10वें नंबर पे हैं काशिफ मजीद साहब, जिनके सन 2012 से 17 तक आईटी ऑफिसर रमज़ान शुगर मिल होने की हैसियत में इनके अकाउंट से निकला 36 करोड़ रुपया। फिर गुलजार अहमद ख़ान साहब हैं, जो पीएन थे रमज़ान शुगर मिल में। 12 से 17 की दिहाई में इनके अकाउंट से निकले 42 करोड़ 50 लाख। लेकिन गुलजार अहमद ख़ान साहब की ख़ास बात है, कमाल है, वफादार काम करने वाले हैं, कि इनकी वफ़ात होती है फरवरी 7, 2015 को। उसके बावजूद इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन उसके बाद होती रहती है, यानी कि इस दुनिया से वो चले गए सन 2015 7 फरवरी को,
लेकिन उन्होंने कोई इतनी आला सर्विसेज की हुई थी कि उनके अकाउंट में पैसे जमा भी होते रहते हैं और एग्जिट भी होते रहते हैं। इतनी मोहब्बत अपने मुलाजमीन के साथ शरीफ खानदान करते हैं। कमाल। 12वें नंबर पे हैं मसरूर अनवर साहब, जो ट्रस्ट वर्दी कैश बॉय ऑफ शरीफ फैमिली। उनके अकाउंट में 2009 से 2011 में 230 मिलियन यानी कि 23 करोड़ रुपया निकलता है। अब इन 12 लोगों के अकाउंट में 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन होती है। कमाल बात है। कोई ये सवाल नहीं पूछता कि जनाबे वाला, इतने बड़े आप बिजनेसमैन बनते हैं, दुनिया को आप भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं कि जनाब बिजनेस करके मुल्क तरक्की करेगा और हम पुरानी बिजनेस फैमिली हैं। वैसे उसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। कोई कहता है नाना गरीब थे, कोई कहता है दादा बहुत अमीर थे। आपस में ये बहस भी चलती थी कि पैसा बनाया किसने, चाहे सबसे बड़े शरीफ साहब ने, उनके बेटों ने या अगली नस्ल ने। लेकिन ज्ञान ये दिया जाता है कि जनाब हम मुल्क की मईशत ठीक कर देंगे, हम कारोबारी हैं, खाक कारोबारी हैं। दिन दहाड़े 16 अरब रुपए की चोरियां आपके मुलाजमीन ने की हैं 10 साल के टेन्योर में। हमारे दफ्तर में 20-25 हज़ार रुपया काम हो तो यहाँ वक्त पड़ा होता है। ये जो माइक देख रहे हैं ना, इसकी चूड़ी जिससे फिट करते हैं माइक को टेबल पे टूट गई थी, तो वावेला मच गया था कि सस्ती कहाँ से बनती है। बिजनेस तो यही होता है, सेविंग्स, फजूल खर्ची बचाना। तो जनाबे आला 10 साल में 16 अरब रुपया का डाका डला है आपके कारोबार पे। लेकिन हैरानकुन बात यह है, इनमें से कोई मुलाजिम फायर नहीं किया गया, किसी को इन्होंने जेल में नहीं डाला, किसी पे पर्चे नहीं कटवाए, बल्कि उनको बचाया गया। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, या फिर जरक जिसका कहता होता है सारी दाल ही काली है। ठीक। अब ये पैसे इनके अकाउंट में आए, ये आए कहाँ से? ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। 6 फेक कंपनियां बनाएगी जो गरीब मुलाजमीन इसी शरीफ ग्रुप के उनके नाम की गई, जिन्होंने 2010 से 18 में उस 16 अरब में से 7 अरब रुपया इन अकाउंटों में जमा कराया। पहली कंपनी थी अल फखरी ट्रेडर्स, जिसने 2.8 अरब जमा कराया 8 से लेकर 10 की दिहाई में। फिर थे वारिस ट्रेडर, जिन्होंने 1.3 अरब जमा कराया 11 से लेकर 13 तक। फिर थे अकबर ट्रेडर, जिन्होंने 1.2 अरब 10 से लेकर 18 तक जमा कराया। फिर राशिद ट्रेडर, जिन्होंने 99 करोड़ तकरीबन 1 अरब रुपया 2010 से 14 तक जमा कराया। फिर था जामी एंटरप्राइजेज, जिन्होंने 55 करोड़ रुपया 2010 से 14 जमा कराया। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का लेसन होगा पीछे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। ये कंपनियां ना SECP से रजिस्टर्ड थी, ना ही इन लोगों ने कोई भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में टैक्स जमा कराया था। फेक लेटर हेड इनके बनाए गए थे, और बैंक्स ने जहाँ पे अकाउंट्स खोले हुए थे उन्होंने कोई सवाल जवाब भी नहीं किया था। बैंक भी रिलेशन। अच्छा, ये वो टेन्योर है जिस टेन्योर में PPP की गवर्नमेंट थी, फिर नून लीग की गवर्नमेंट भी थी, यानी कि खामोशी से कार्रवाई डाली गई थी। और ये वो केस है जेड़ा फड़िया गया। हाल ही तो बहुत चीज़ें हैं जी फड़ी नहीं गई, जिन्हें तहकीकात ही कदी नहीं हुई। अब ये सारी की सारी बेनामी कंपनीज उन बेनामी अकाउंट्स से लिंक्ड थी, और फिर उन अकाउंट्स के थ्रू हुंडी के ज़रिए पैसा बाहर भिजवाया जाता था। शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाया गया। मुकदमा बनाया गया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था। इस एक्ट के तहत आपको प्रूव करना था कि जो पैसा ट्रांसमिट हो रहा है वो पैसा किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से बनाया गया है। द एक्ट ऑफ इलीगली सेंडिंग मनी अब्रॉड इज क्रिमिनल, पर इस एक्ट के तहत आपको प्रूव करना था कि ओरिजिनल सोर्स ऑफ क्रिएशन ऑफ मनी भी क्रिमिनल है, लाइक ड्रग्स का कारोबार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कारोबार, करप्शन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स का कारोबार। लेकिन अगर आपका बिजनेस लेजिटिमेट है तो फिर ये एक्ट स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है आपको प्रोसिक्यूट करने के लिए।
आप सोचेंगे यार हमारा कानून कितना घटिया है, हमने मुतलका चीज़ें बनाई भी नहीं इसलिए शरीफ ख़ानदान बच गया। ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान में कानून एग्जिस्ट करता है, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 2017। ये वो दफ़ा थी जो लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं लगी। क्यों? क्योंकि जब सियासतदानों पे मुकदमे बनाए जाते हैं तो वो इस नौयत के बनाए जाते हैं कल को वापसी हो सके। क्योंकि ज़ाहिर है हमने सियासतदानों को सूली पे तो चढ़ाना नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ एक सियासतदान को सूली पे चढ़ाया गया था और वो भी इलीगली, गलत चढ़ाया गया था। बाकी सबको बचा के, पाल पोस के, बड़ा करके हमारे पे वक्तन फ़वक्तन मुसल्लत किया जाता है ताकि वो ये दिन दिहाड़े डाके मार सके। एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे फारूक बाजवा साहब, जिन्होंने ये क्लेम किया कि मसरूर अनवर ट्रस्टेड कैशियर ऑफ हमजा बेनामी अकाउंट्स चलाते हैं और ये बाप बेटे की डियो जो है अनवर के थ्रू पैसों की ट्रांजैक्शन करवाती है, यानी कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज। बिलियंस ऑफ रुपीस का घोटाला होता है, घपला होता है, इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो जाती है। इसी टाइम पे जब पाकिस्तान में इसमें इंक्वायरी शुरू होती है तो यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी शहबाज शरीफ के पैसों में यूके में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उनके अकाउंट्स फ्रीज कर देती है। लेकिन 2 साल इन्वेस्टिगेशन के बाद वो डिक्लेयर करती है कि शरीफ फैमिली ने पार्टिसिपेट नहीं किया मनी लॉन्ड्रिंग में और किसी फ्रॉडलेंट या क्रिमिनल एक्टिविटी में, तो वहाँ से उनको बरी कर दिया जाता है। अरशद शरीफ साहब ने इसके खिलाफ एक बाकायदा मुहिम चलाई, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट थे उस टाइम पे। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूके की एजेंसी ने नोट डाउन नहीं की, टेक इनटू अकाउंट नहीं की, और उसके पीछे उन्होंने एक ऑर्गेनाइज सेटअप बताया कि यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ ये इलीगल पैसा अपने मुल्क में आने देते हैं ताकि उनकी इकोनॉमी बेनिफिट कर सके। और इसकी मिसाल उन्होंने दी रोमन एब्राहिमोविच की, जो चेल्सी फुटबॉल क्लब का ओनर था। ये एक ओलिगार्क है जो रशिया में इलीगल धंधे पुतिन की मर्जी से चला के अरबों डॉलर कमा चुका है, और वो पैसा लेके अब वो इंग्लैंड, स्पेसिफिकली लंदन में पार्क करता है। सरकार इंग्लैंड की उस पैसे को आने देती है, अपनी मीशत का बेनिफिट करती है। फिर जब रशिया यूक्रेन की वॉर लगती है तो तब वो इसके पैसे और कारोबारों को सीज कर लेती है इंग्लैंड में, ये कह के कि ये बंदा तो प्यूटिन का खास आदमी है और ये इलीगल तरीके से पैसे कमाता है। लेकिन इलीगल तरीके से पैसे रोमन अब्रामोविच शुरू से कमा रहा था, लेकिन शुरू में गोरों ने उस पैसे का मजा लिया, बाद में जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट चेंज हुआ तो उस पैसे को कब्जा कर लिया। इससे आपको ये समझ आता है कि फॉरेन कंट्रीज पाकिस्तान और कई और मुल्कों का चोरी किया हुआ पैसा एक्सेप्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वो पैसा उनकी इकोनॉमी में आते हुए उनको फ़ायदा होता है, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते लिटिगेट करने के लिए। लेकिन अरशद शरीफ साहब एक दलेर आदमी थे, वो वहाँ नहीं रुके। उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनाई और वो डॉक्यूमेंट्री नशर होने से पहले वो इस दुनिया में नहीं रहे, जहाँ पे उन्होंने पिक्चर दिखाई बैंक डिपॉजिट स्लिप की, जहाँ पे 16,40,000 रुपये डिपॉजिट किए गए शहबाज शरीफ के नाम पे मकसूद चपड़ासी की तरफ से, जिस पैसे का ना कोई रीज़न था शहबाज शरीफ साहब के पास कि वो उनके पास क्यों जमा हो रहे हैं, ना ही कोई रीज़न मकसूद चपरासी के पास था कि वो पैसे क्यों जमा करा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो करप्शन को एक्सपोज करती है, उनके प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स के इंटरव्यूज शामिल किए गए, प्रोमिनेंट मीडिया ग्रुप्स के जर्नलिस्ट शामिल किए गए यूके से, जिन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि जनाब किस तरह दुनिया का पैसा लूट के इंग्लैंड में लाया जाता है, इंग्लैंड की गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है, और अलाउ करने के बाद जब तक कि गवर्नमेंट की कोई फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट ना हो तब तक वो उन लोगों को एंटरटेन भी करती है। इसलिए आप देखते हैं हमारे सियासतदान जब पनाह लेते हैं तो गोरे मुल्कों को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो साथ मिलियंस और शायद बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी लेके आते हैं। अगर शरीफ खानदान की सिर्फ एवनफील्ड प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ लगाई जाए तो आप हैरान हो जाएंगे। उनके बिजनेस इंटरेस्ट देखे जाएं यूके में तब भी आप हैरान हो जाएंगे। इसकी वजह से यूके की गवर्नमेंट उनको बर्दाश्त करती है। इसलिए जब पॉलिटिकल वर्कर्स उनके उन यूके के घरों के बाहर जाकर एहतजाज करते हैं तो उनको चुभता है, क्योंकि अमन ब्रिटिश एम्पायर का आप डिस्टर्ब करते हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट करके। फिर वो शरीफ खानदान की चूड़ी टाइट करते हैं, जाए कहते हैं कि जनाब आप कुछ करें इन लोगों का। शरीफ फैमिली इस सारे दौरान उनके खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं दर्ज किया जाता, अरेस्ट वारंट नहीं इशू किया जाता। अरेस्ट वारंट सिर्फ शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान के खिलाफ किया जाता है, क्योंकि वो एब्सकॉन्डर थी उस टाइम पे। लेकिन फिर जैसे सारे सियासी केसेस होते हैं, ये केस भी इवेंचुअली बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसकी तरफ हम बाद में आएंगे। अब हम केस के उस पहलू पे जाएंगे जो इंतहाई ख़तरनाक है, जो इंतहाई डार्क है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया डिस्कस नहीं करना चाहता। हुकूमत थी पीटीआई की,
सलमान शहबाज एक भी कोर्ट अपीयरेंस नहीं करता, लेकिन सलमान शहबाज को अरेस्ट नहीं किया जाता। क्या पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी? ये सवाल पीटीआई वाले ही दे सकते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 6 इंपॉर्टेंट विटनेस और इन्वेस्टिगेटर्स में से 5 जो हैं वो फौत हो जाते हैं। सबसे पहले हैं गुलजार अहमद साहब, जो पीएन थे रमज़ान शुगर मिल के। वो हार्ट अटैक के ज़रिए मर जाते हैं ड्यूरिंग ये सारा स्कैंडल होते हुए, यानी कि 2015 के अंदर मर जाते हैं। फिर आते हैं मुजम्मिल राजा साहब, जो शहबाज शरीफ के सर्वेंट थे। वो भी हार्ट अटैक से मर जाते हैं जब केस ब्रेक हो जाता है, यानी कि मेन स्ट्रीम को पता चल जाता है कि एफआईए और नैब की इंक्वायरी चल रही है। फिर गुलाम शबीर साहब, वो भी हार्ट अटैक के ज़रिए मर जाते हैं। फिर मकसूद चपरासी हार्ट अटैक के ज़रिए मर जाते हैं। मकसूद चपरासी का याद रखा जाए कि जब केस ब्रेक होता है तो वो दुबई भाग जाते हैं। अब एक मामूली तनख्वाह वाला बंदा दुबई कैसे भागता है, ये आप लोग खुद ज़्यादा समझदार हैं। उसके बाद गुलजार अहमद, मुजम्मिल राजा, गुलाम शबीर, मलिक मकसूद, इन चारों को जो की विटनेसेस थे, हार्ट अटैक होकर ये फौत हो जाते हैं। फिर जो डॉक्टर रिजवान होते हैं, जो लीड इन्वेस्टिगेटर होते हैं एफआईए के रमज़ान शुगर मिल केस में, वो भी हार्ट अटैक के एवज मर जाते हैं। तो 5 लोग फौत हो गए हैं बजरिए हार्ट अटैक। माना पाकिस्तान में हेल्थ क्राइसिस है, लेकिन अंडर 50 5 लोग ऐसे हार्ट अटैक से यकदम मर जाना एक केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हैरान कुन बात है। अब थोड़ा सा डॉक्टर रिजवान का आपको बताते हैं। डॉक्टर रिजवान एक ऑनेस्ट और ईमानदार अफसर थे, जो डंके की चोट पे काम करते थे। इनका जो पहला हाई प्रोफाइल केस था, जिसमें ये काफ़ी मशहूर भी हुए थे, वो पीपीपी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, पीपीपी के ऊपर सिंध के अंदर, जहाँ पे उन्होंने आईजीपी सिंध को लेटर लिखा कि मुझे खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दी जा रही हैं पीपीपी के जागीरदारों की तरफ से। आईजीपी सिंध ने इंस्टेड ऑफ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी ट्रांसफ़र कर दी लाहौर, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन जो वो पीपीपी के वडेरों के खिलाफ कर रहे थे करप्शन की, रुक जाए। जब वो लाहौर आते हैं तो उनको पीटीआई की गवर्नमेंट एक काबिल अफसर मानते हुए जहांगीर तरीन शुगर माफिया केस पे लगा देती है। वो उसकी तहकीकात शुरू करते हैं और जहांगीर तरीन के खिलाफ बेपनाह सबूत इकट्ठे करते हैं। लेकिन फिर पीटीआई की जमात के अंदर से प्रेशर आता है कि इस बंदे को हटाओ, ये बंदा शायद सच तक पहुंच जाए कि जहांगीर तरीन ने क्या रंगरलियां मचाई हुई हैं शुगर माफिया के अंदर। उनको उस केस से हटा दिया जाता है। जिस दिन वो केस से हटाया जाता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ द जहांगीर तरीन शुगर केस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इवेंचुअली जहांगीर तरीन साहब उससे बरी जुमा हो जाते हैं। और फिर डॉक्टर रिजवान को उनकी ज़िंदगी के आखिरी केस पे लगाया जाता है, जो रमज़ान शुगर मिल केस में था। वो अनथक मेहनत करते हैं इस केस के अंदर, सो मच सो कि कोर्ट्स भी हैरान और दंग रह जाते हैं। इस 16 अरब के स्कैम के अंदर एक 66 पेज की फाइनल इन्वेस्टिगेशन जमा कराते हैं, और हमने भरपूर कोशिश की कि वो 66 पेज की इन्वेस्टिगेशन हमारे हाथ लग जाए, लेकिन सरकार ने उसको ऐसे दबाया हुआ है, ऐसे रिकॉर्ड से गायब किया हुआ है कि वो नजर आम पे नहीं आती। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स अब तक रिपोर्ट कर चुके थे कि 66 पेज का फाइनल इन्वेस्टिगेशन जमा किया गया, अलॉन्ग विद, यानी कि उसके साथ 7 वॉल्यूम्स के 4370 पेज के एडिशनल एविडेंस के। ये जनवरी 25 2022 को वो जमा कराते हैं। लेकिन अप्रैल 2022 में इंक्रीजिंग प्रेशर की वजह से और एफआईए की अनविलिंगनेस टू परसू द केस की करने की वजह से डॉक्टर रिजवान ये फैसला करते हैं कि मैं केस से लीव ले लेता हूँ, यानी कि मैं इस केस से पीछे हट जाता हूँ। ज़ाहिर है कि इंसान कितना बोझ बर्दाश्त करे। पहले सिंध में उन्होंने बोझ बर्दाश्त किया, वहाँ से उनको मूव किया गया, फिर जहांगीर तरीना केस किया, वहाँ से मूव किया गया, फिर शहबाज शरीफ केस पे प्रेशर आया तो उनको रिमूव किया गया। उन्होंने वहाँ से, आप समझ लें कि, लीव ले ली। उसके ठीक 1 महीने बाद 9 मई को शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने से 2 दिन पहले वो हार्ट अटैक से फौत हो जाते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इतने कोइंसिडेंसेस होते नहीं हैं दुनिया में कहीं, और अभी कोइंसिडेंसेस आगे चलेंगे। उनसे जो अगला ऑफिशियल लगाया जाता है एफआईए का, नुमान असगर, वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उनको भी दिल का दौरा लगता है, लेकिन वो बच जाते हैं। और फिर 13 मई 2022 को एक और असिस्टेंट डायरेक्टर लगाया जाता है, नदीम साहब। उनको भी दिल का दौरा लग के हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है। यानी कि जो भी बंदा शरीफ खानदान के केस को टच करता है, उसको ये दिल का दौरा लग जाता है, वो या फौत हो जाता है या वो केस से पीछे हट जाता है। ग्रोस इंटिमिडेशन विटनेसेस की होती है, और इवेंचुअली जुलाई 2023 में शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटों को अक्विटल मिल जाता है।
दिन दिहाड़े चोरी करें अगर आप सियासतदान हैं, दिन दिहाड़े केसेस को इन्फ्लुएंस करें अगर आप सियासतदान हैं। मुल्क के अंदर किसी बंदे को जीने का हक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं। क्या कोई एंड है इस चीज़ को? एज अ कॉम हम कब जागेंगे और सच्चाई देखेंगे कि अमीर अमीर हो ही जा रहा है, ताकतवर ताकत की बुनियाद पे हमें दबाई जा रहा है और हम चुप का रोज़ा रख के बैठेंगे। हम ये स्टोरीज इसलिए कवर करते हैं ताकि हम आपको एक मुआशरा दिखा सकें जहाँ पे तबाही हर जगह है, ताकि आप उस गंद को साफ करने में अपनी मदद करें। आप लोगों का जो सपोर्ट है हमारे लिए हर चीज़ है। आप हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। इससे हमें और ताकत और जान मिलती है कि हम अपना काम करें, गहरी रिसर्च करें, चीज़ें आपको प्रेज़ेंट करें। अगर हमें कुछ होता है कभी भी, तो ये सिलसिला आपने जारी रखना है, अपने-अपने लेवल पे तहकीक करने का, किसी चीज़ को ब्लाइंडली ना फ़ॉलो करने का। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।